तो फाइनली भाई यहाँ पे हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा 9th क्लास का स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये आपका 9th क्लास का पहला वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट आ रहा था 9th क्लास के लिए। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ये आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। हम आपको यूट्यूब पर या फिर सबसे बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश नहीं बल्कि बेस्ट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो को बनाए हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो पर अगर कोई ऐड दिखे तो प्लीज़ उसको स्किप ना करें, फुल वॉच करें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक मतलब वास्तव में जो संख्या होता है उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। और वास्तविक होता है, काल्पनिक भी एक शब्द आता है, ठीक है। तो काल्पनिक जो संख्या होता है जैसे कि रूट में माइनस में हो गया, तो ये होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है। तो इसको अभी नहीं पढ़ना है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्या आपका चैप्टर का ही नाम है रियल नंबर। तो रियल में जो नंबर होता है उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। तो जो भी संख्या रेखा होता है यानी नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे सभी संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस पे जो भी संख्या रियल में होता है, ठीक है, उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। तो अभी हम लोग आगे काफ़ी डिटेल्स में सबको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फाइनली इसको हम लोग एक माइंड में मतलब इसको हम लोग सेट कर लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो है, आपको जो नंबर है वो दो ही तरह के दिखते होंगे, ठीक है। या तो आपको दशमलव में दिखेगा या तो फिर बिना दशमलव में दिखेगा। दो ही तरह के आपका जो संख्या दिखता है वो दो ही तरह का होता है। अब यहाँ पे जो दशमलव वाली जो संख्या होता है उसको हम लोग तीन तरीके से बांट सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तीन इसका नाम दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है कि पहला में एक तो ऐसा होता है दशमलव वाले संख्या की जो मतलब कि शांत होता है, मतलब 1/2 3, मतलब ये कटा हुआ है, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या में हम लोग भागा देते हैं, जैसे कि अगर हम लोग 4 से भागा दें 6 में, ठीक है, तो 4 इकाई 4 यहाँ पे लगेगा, बचेगा 2। अब पॉइंट हम यहाँ पे देंगे ना तो यहाँ पे 0 आएगा और 4 5 20, यानी ये कट गया, ठीक है। कट गया मतलब 1.5, इससे तो आगे होगा नहीं, तो ये शांत हो गया, ठीक है। इसको हम लोग शांत बोलेंगे। यानी इस प्रकार से जो कट जाता है यानी जिसका शेषफल 0 बच जाता है, तो ये ऐसे दशमलव जो होते हैं इसको हम लोग शांत बोलेंगे, ओके। अब यहाँ पे दूसरा है, ये दूसरा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था ये वाला, लेकिन हमने वो लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद उसको देखेंगे। दूसरा होता है आपका ऐसा संख्या होता है जिसमें आपका जब हम लोग भागा देते हैं किसी भी संख्या में, किसी संख्या से, तो जो पॉइंट के बाद नंबर आता है वो कभी कटता ही नहीं, ठीक है, और रिपीट होता है। मतलब जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लें 3 और 2 का, तो यहाँ पे अगर हम 3 अब लगेगा तो नहीं, तो यहाँ पे 0 दे के दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब 3 छक्का 18 लगाएं तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब भी हम लगाएंगे ना, चूंकि ये दशमलव के बदले में यहाँ पे फिर से 0 उतरेगा, तो फिर हम लगाएंगे तो 3 छक्का 18 ही लगेगा, ठीक है। 3 छक्का 18, फिर 2 ही बचेगा, यानी हर बार ये 20 होगा। और हर बार हम लोग 6 बार में लगाएंगे तो ये 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, अब जब तक कटेगा जब तक यहाँ पे कटता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो 0.6 पर रेकरिंग या फिर बार इसको बोलते हैं, इस प्रकार से दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि 6 रिपीट हो रहा है अनलिमिटेड बार, अनंत तक ये जाएगा, ठीक है। तो एक दशमलव का ये प्रकार होता है। तो ये तो आपका शांत नहीं है, ठीक है, ये शांत नहीं है, मतलब कि ये अशांत तो है, मतलब ये कट नहीं रहा है कहीं पे, अशांत है। और प्लस में ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है उसको हिंदी में बोलेंगे आवर्ती, ठीक है, यानी कि अशांत आवर्ती है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरा हुआ। तो ये हुआ अशांत आवर्ती क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा भी होता है जिसमें हम लोग रेकरिंग लगा हुआ था, मतलब कि 5 3 4 2 फिर आगे आएगा, ठीक है। फिर यही चीज़ फिर आएगा, जब हम भागा करेंगे तो यही चीज़ फिर आएगी, जैसे वहाँ पे 6 बार बार आ रहा है उसी प्रकार से। तो आप लोग अगर डिवाइड किए होंगे तो इस प्रकार से कुछ होता भी होगा, आपने किया होगा तो पता होगा, वरना हम यहाँ पे इस चैप्टर में, इस लेसन में हम लोग ये सब कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जो तीसरा होता है वो ऐसा संख्या होता है कि मतलब जिसमें हम अगर उसका हम लोग मान निकालेंगे तो उसका जो दशमलव में वैल्यू आता है वो कभी ना तो कटता है और ना ही रिपीट होता है। मतलब जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल ने मैं लिया हुआ है यहाँ पे 1.02,
फिर यहाँ पे 0 3, फिर 0 0 कुछ भी आ सकता है 4, फिर 0 0 5, यानी इस तरीके से अनलिमिटेड बार आएगा अनंत तक, लेकिन रिपीट नहीं होगा, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा। और जब रिपीट नहीं होगा तो ये अशांत तो है ही, ठीक है ना, ये अशांत है, मतलब कि ये कहीं पे कट नहीं रहा, ठीक है, ये तो चलता ही जा रहा है, अशांत है। और प्लस में आवर्ती नहीं है, आवर्ती का मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब आवर्ती नहीं है, ठीक है, और रिपीट नहीं है मतलब आवर्ती नहीं है, आवर्ती नहीं है मतलब अनावर्ती है, ठीक है, इसको बोलेंगे अनावर्ती, क्योंकि ये आवर्ती है ही नहीं। तो ये होता है 3 तरीके आपका संख्या होता है। तो जो शांत होते हैं और जो अशांत आवर्ती होते हैं, इस दोनों को हम लोग परमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है, इसी को हम लोग परमेय संख्या बोलेंगे। मतलब कि जो परमेय संख्या होता है वो शांत हो सकता है या तो फिर अशांत होगा, लेकिन वो आवर्ती होगा, रिपीट होगा। लेकिन ये जो होता है उसको हम लोग अपरमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि ये संख्या जो होता है वो रिपीट होता ही नहीं है। जैसे कि √2 का अगर हम मान निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा वो दशमलव के बाद अनलिमिटेड बार आएगा, अशांत होगा, लेकिन वो कभी रिपीट नहीं होगा। उसी तरीके से अगर पाई का हम लोग बात किया जाए तो इसका भी जो मान आता है ना वो भी अनलिमिटेड बार आता है, लेकिन वो उसका मान कभी रिपीट होता ही नहीं है। यहाँ तक कि पाई के बारे में 5 ट्रिलियन बार, ठीक है, 5 ट्रिलियन यानी मिलियन बिलियन का नाम सुने होंगे, तो वो कितना बड़ा होता है, तो सोचिए ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन बार पाई का मान निकाला गया वो सुपर कंप्यूटर से, फिर भी इसका मान रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, बदल बदल कर माना है, पॉइंट के बाद बदल बदल कर माना है। तो ये एक इरेशनल नंबर हुआ, मतलब कि अपरमेय संख्या हुआ, ठीक है। और √2 हो गया, √3 हो गया, लेकिन जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे कि √4 हो गया, तो ये तो एक पूर्ण वर्ग है ना, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसीलिए जो 4 का वर्गमूल होगा वो तो 2 हो जाएगा, तो ये आपका परमेय संख्या होगा, ठीक है, मतलब ये कोई और संख्या भी हो सकता है लेकिन आप परमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक तो हुआ ये दशमलव वाले संख्या। एक होता है बिना दशमलव वाले संख्या। जो बिना दशमलव वाले संख्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पे संख्या रेखा पे इस प्रकार से डिनोट किया हुआ है। तो संख्या रेखा पे हम लोग परमेय संख्या को भी डिनोट कर सकते हैं, और लेकिन अब परमेय संख्या को भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, यानी सारे संख्या को हम लोग इसके संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, मतलब दर्शा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपरमेय संख्या को यहाँ पे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, किस प्रकार से परमेय संख्या को दर्शाएंगे। फिलहाल यहाँ पे बिना दशमलव वाले जो संख्या होते हैं वहाँ पे एक पूर्णांक होता है, जैसे कि एक यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें 2 तरीके की संख्या है, एक तो प्लस में है इधर और एक इधर माइनस में। इस टोटल को जो संख्या रेखा पे है उसको हम लोग पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है, पूर्णांक बोलेंगे। और यहाँ पे जो 0 जो होता है वो ना तो प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है, क्योंकि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, तो ये ऐसा ही है, नपुंसक एक तरह से बोल सकते हैं, ना तो प्लस में होता है ना तो माइनस में होता है। लेकिन 0 का जो इस साइड में है ना, इधर माइनस में होता है और इधर प्लस में होता है। मतलब कि जो पूर्णांक होता है उसको 2 तरीके का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ये ऋणात्मक पूर्णांक। इधर ऋणात्मक होगा और इधर धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक का कोई लिमिट नहीं है, यहाँ से इस ये जो है इन्फिनाइट का साइन है, मतलब अपरिभाषित का, मतलब कि अनलिमिटेड इधर जाएगा और इधर हम लोग माइनस में यहाँ पे दे देंगे माइनस, ये माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है, ये हुआ। और इसमें हमारा जो संख्या है इस इधर इतना 1 से जो स्टार्ट होता है, यानी इसमें हमारा प्रकृत संख्या भी है, और 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, और टोटल को ले लेंगे तो ये पूर्णांक हो गया। तो मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है और अनलिमिटेड तक जाता है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी गिनती वाली जो संख्या होता है वो गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 मिला दें आगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, ये भी अनलिमिटेड बार जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बताना असंभव है, क्योंकि यहाँ पे कितना बार जाएगा कोई पता भी नहीं है, तो इसका बताना असंभव है। यहीं पे हम इसको सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो यहाँ पे 0 हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी तो यहाँ पे पता नहीं, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको बता नहीं सकते हैं। तो ये हमारा दशमलव वाले संख्या में जो भी हमने देखा और बिना दशमलव वाले में देखा, ये पूर्णांक हुआ, और यहाँ पे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हुआ, और यहाँ पे जो भी होगा परमेय संख्या भी होगा, अपरमेय संख्या भी होगा, ठीक है, उसको हम लोग नीचे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया होगा।
अब यहाँ पे आपका जो नंबर में आता है सबसे पहला जो होता है प्रकृत संख्या। हमने देखा प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर, इसको एन से भी हम डिनोट करेंगे, मतलब दर्शाएंगे। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार से देख सकते हैं, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, यानी एन बराबर एक से गिनती बोलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, यानी 100 10 लाख 20 लाख जो भी हो, ठीक है। जहाँ तक भी ऐसे गिनती का तो अंत है ही नहीं, हर एक संख्या में एक अंक में अगर हम मतलब संख्या में एक जोड़ेंगे तो वो अगला संख्या देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। वहीं पे अगर हम देखें पूर्ण संख्या, इसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे, तो इसको डब्ल्यू सूचित करेंगे। और इसकी जो डेफिनेशन होगा वो होगा गिनती की संख्या में जीरो और मिला दिए, यानी जो गिनती की संख्या ना उसमें सिर्फ जीरो और मिला देंगे, मिला दिया जाए तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है, और ये भी अनलिमिटेड बढ़ जाएगा। अब इस दोनों में अगर हम देखें तो जो नेचुरल नंबर में है वो इसमें भी है, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जो एक से स्टार्ट हुआ यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर फालतू है, वो जीरो है बस, और बाकी सब चीज़ तो यही नेचुरल वाला ही है तो है। तो यानी कि जो भी नेचुरल वाला संख्या है उसको हम लोग पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी नेचुरल में है वो इसमें भी है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग इसको सभी नेचुरल नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बोलें कि अगर सभी पूर्ण संख्या को क्या हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में एक जीरो है। तो सभी हम लोग सभी पूर्ण संख्या को नेचुरल नंबर कैसे बोलेंगे, क्योंकि इसमें जीरो होता ही नहीं है, लेकिन ये इसमें तो जीरो है, तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और तीसरा में है पूर्णांक। पूर्णांक जैसे कि हमने ऊपर देखा, दोनों संख्या पूर्ण संख्या के समूह में, यानी पूर्ण संख्या के जो समूह है, अर्थात यहाँ पे संख्या रेखा ही पार देते हैं, तो पूर्ण संख्या के जो समूह है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसके समूह में, ये पूर्ण संख्या टोटल है, इसके समूह में तो ये जो पूर्ण संख्या है उसके समूह में अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या और मिला दें, मतलब कि ऐसा भी बोल सकते हैं प्रकृत संख्या की ऋणात्मक मिला दें, यानी 1 2 3 प्रकृत संख्या होता है तो उसका ऋणात्मक यानी -1 -2 -3 इस प्रकार से, तो ये जो संख्या होता है मिला दिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर देखा पूर्णांक संख्या, ये दो तरीके से, एक धनात्मक इधर होता है और इधर ऋणात्मक होता है, बीच में जीरो होता है, ये ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, तो ये आपका पूर्णांक हो गया। और जो भी पूर्णांक संख्या है ना उसको हम लोग पूर्णांक संख्या में तो सभी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया और साथ में इसका ऋणात्मक भी आ गया। तो जो पूर्णांक संख्या होता है उसको हम लोग ना तो पूर्ण संख्या बोलेंगे ना ही प्रकृत संख्या, क्योंकि वो जो पूर्णांक संख्या है उसमें माइनस वाला भी संख्या है और प्लस वाला भी संख्या है। लेकिन हम लोग इसको भी पूर्णांक बोल सकते हैं और इसको भी पूर्णांक बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्या इसमें है, ठीक है ना, बोल सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अगला जो है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो जो संख्या एक और अपने आप से ही कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक से बड़ी वे प्रकृत संख्या, एक से बड़ी प्रकृत संख्या, यानी 2 हो गया, एक नहीं, एक को छोड़कर, यानी एक से बड़ी तो एक से बड़ी वे प्रकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, अर्थात ना कटे, एक और अपने आप के अलावा स्वयं, मतलब जैसे अगर 2 लिया तो 2 तो एक से हर एक संख्या कट जाता है और अपने आप से तो हर एक संख्या कट जाएगा, ठीक है। हर एक संख्या एक और अपने आप से सभी संख्या कट जाते हैं, लेकिन एक और अपने आप के अलावा, मतलब इसके अलावा अगर किसी और से नहीं कटता है, इसका मतलब ही अभाज्य संख्या होगा। जैसे 2 है, 3 भी है, तो एक और अपने आप से तो कट ही जाएगा सभी, लेकिन इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। लेकिन 4 के बाद क्या जाए तो एक और अपने आप से तो भी कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो अभाज्य संख्या नहीं होता है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे, जैसे कि नीचे में आपका दिख रहा होगा। तो अभाज्य संख्या आपका क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारे संख्या जैसे कि 7 हो गया, 11 हो गया, आपका 13 हो गया, लेकिन 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो ये सब अभाज्य संख्या होंगे। और यहाँ पे भाज्य संख्या की बात किया जाए तो एक से बड़ी ही होगा, ठीक है ना। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या फिर स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, एक और स्वयं के अलावा भी किसी और से विभाजित होगा, यानी कि जो टोटल जो भी अभाज्य संख्या नहीं है ना उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 9 भी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो भी है एक और अपने आप से तो कटेगा ही, तो इसके अलावा भी एक और अपने आप के अलावा भी
वो किसी और से कट रहा है, इसका मतलब वो भाज्य संख्या है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगला आता है परमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए परमेय संख्या को हम लोग क्यू से भी सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू अर्थात बटे के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। बटे, ऊपर वाले को पी बोलते हैं, नीचे वाला क्यू बोलते हैं। तो ऐसा बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू यानी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसी को परमेय संख्या बोलेंगे, और जिसको नहीं लिख सकते उसको परमेय संख्या बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जिसको, जहाँ पे एक कंडीशन होता है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q मतलब कि q नीचे होता है, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर नीचे जीरो होता है तो किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर वो इन्फिनाइट आता है, उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। इसलिए नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3, ठीक है, बटे के रूप में हमने जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो हो जाएगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। साथ में जो भी हमने संख्या देखा, जैसे कि प्रकृत संख्या देखा, पूर्ण संख्या देखा, पूर्णांक संख्या देखा, वो भी सब टोटल परमेय संख्या होंगे। क्योंकि बटे में किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है। तो अगर 2 ले लिए हम तो 2 एक पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, इसको प्रकृत संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्णांक भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका नीचे एक भी होता है, इसलिए इसको हम लोग परमेय संख्या भी बोलेंगे। क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं एक नीचे रख करके, ठीक है। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में ही है, तो इसको परमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे कि जीरो क्या परमेय संख्या है। तो जीरो परमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि जीरो तो है ही, उसके हर एक संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो एक छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये तो परमेय संख्या है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो हमारा जो नियम का था वो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे है वो खाली जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये होगा, माइनस में भी होगा तो कोई दिक्कत है, -5 है, इसके नीचे भी 1 है, तो लेकिन नीचे तो जीरो नहीं है ना, बस ये परमेय संख्या हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। परमेय संख्या जस्ट इसका उल्टा होगा कि वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। तो जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते उसको अपरमेय संख्या बोलेंगे। क्योंकि ये √2 हो गया, √3 हो गया और पाई हो गया। पाई का तो जब अंत ही पता नहीं है कि ये कहाँ जाकर रुकेगा, जब इसको डिवाइड करते हैं पॉइंट के बाद वाली संख्या पता ही नहीं है, और बार बार एक बदलता हुआ नंबर आता है। और उसी प्रकार से √2 का भी होगा, उसी प्रकार से √3 का भी। जब भी इसको अगर हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो इसका जो मान आएगा ना वो कभी रिपीट नहीं होगा और ये कटेगा भी नहीं। तो इसलिए इसको हम लोग बटे के रूप में भी नहीं लिख सकते, अर्थात पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए हम ये सबको परमेय संख्या नहीं बोलेंगे, इसको अपरमेय संख्या बोलेंगे। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, ठीक है। अब आता है अगला वास्तविक संख्या, यानी टोटली जो भी वास्तव में संख्या है उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। संख्या रेखा पे जिसको भी हम दर्शा सकते हैं उसको वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो हम लोग परमेय संख्या अपरमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, सभी को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के जो समूह होगा इन दोनों को, तो उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत है, यानी टोटली जो भी संख्या, परमेय में जो भी था, प्रकृत भी आता है, पूर्ण भी आता है, पूर्णांक भी आता है, अपरमेय में रूट में जो भी आया सब कुछ, तो सभी एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। और संख्या रेखा पे हम लोग सभी को दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। और √2 है, √5 है, ये एक अपरमेय संख्या ही है। इसको हम लोग क्लास 10th में हम लोग इसको सिद्ध भी करना है कि ये एक अपरमेय संख्या है, और ये सिद्ध भी करेंगे जब 10th का स्टार्ट होगा तब। अब यहाँ पे 9th में भी इसका होगा तो सिद्ध करेंगे, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल में इसका होगा सिद्ध करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे वास्तविक संख्या हो गया, और अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। जैसे कि हमने ऊपर भी देख रखा है, तो दशमलव प्रसार जो होता है वो 3 टाइप से हमने देखा। पहला तो होता है एक शांत होता है, यानी कि जो जब किसी भी संख्या में भागा दे डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा। दशमलव मतलब कि शांत हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात जीरो आ जाएगा शेषफल। यानी इस स्थिति में जो शेष होता है ना वो जीरो आ जाता है, ठीक है, जीरो आ जाता है। जैसे कि अगर 8/1 में हम लोग अगर डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे शायद स्पेस कम है मेरे लिए, तो अगर आप डिवाइड करना तो आता ही होगा, डिवाइड करेंगे तो ये शांत आएगा। क्योंकि 8 यहाँ पे तो एक पॉइंट लगेगा ना, तो यहाँ पे 0 होगा, 8 1 जा 8, 2 लगेगा तो यहाँ पे 0 होगा, 8 दूनी 16 होगा, और 4 बचेगा, फिर 0, तो 8 5 40, यानी ये कट गया, ठीक है ना। अब रिपीट, ये 40 आ गया तो ये 0 बच गया शेषफल, यानी कुछ नहीं। यहाँ पे 0.125 आपका आ गया, ये शांत दशमलव हुआ, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगला हम लोग देखें तो अनपसानी भी इसको बोलते हैं, अशांत को अनपसानी भी बोलते हैं, ठीक है। आवर्ती तो मतलब होता है जो रिपीट होता है, तो ये हो गया अनपसानी
आवर्ती, मतलब आसान तो होगा ही, मतलब कटेगा तो नहीं, लेकिन आवर्ती होगा अर्थात रिपीट होगा। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होता है, मतलब शेषफल बार बार रिपीट होता है। शेषफल बार बार रिपीट होगा, मतलब कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ऊपर 3 2 का, तो जैसे कि 0 पॉइंट यहाँ पे 20 होगा, 3 छक्के 18, तो यहाँ पर पहले भी यहाँ पे 2 ही था ना, ठीक है, तो फिर 2 आया, फिर से 3 छक्का 18 लगाएंगे तो फिर से 2 ही बचेगा, यानी बार बार शेषफल जो है वो पुनरावृत्ति अर्थात रिपीट होगा। और रिपीट होगा तो यहाँ भी हम लोग उतना ही बार में लगाएंगे, यानी 6 भी रिपीट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डायरेक्ट बार लगा देते हैं ऊपर, यानी 0.6 के ऊपर रेकरिंग अर्थात बार लगाते हैं। इससे पता चलता है कि 6 बार बार आ रहा है। इसी प्रकार से हम लोग अगर 17 का अगर हम लोग नंबर में भागा देंगे, हम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद लंबा हो जाए, ठीक है, तो इसलिए नहीं दे रहे, लेकिन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे 0 पॉइंट पहले 1 बार में लगेगा, फिर 4 बार में लगेगा, फिर 2 बार में लगेगा, फिर 8 बार में लगेगा, फिर 5 बार में, फिर 7 बार में। इसके बाद जो आपका जो शेषफल होगा वो रिपीट होगा, फिर से आप लगाइएगा तो 1 बार में ही लगाइएगा, फिर 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 8 बार में, फिर 5 बार में, और फिर 7 बार में। फिर से इसके बाद आपका शेषफल वही आ जाएगा, और फिर से आपको 1 बार में ही लगाना पड़ेगा, फिर 4 फिर 2, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। आप लगाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हुआ कि वो अशांत होता है और प्लस आवर्ती होता है, और ये दोनों प्रकार जो होता है एक परमेय संख्या होता है। इस दोनों प्रकार एक परमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। परमेय संख्या शांत होता है और शांत आवर्ती होता है, इसके दशमलव प्रसार, ठीक है। और साथ में दशमलव प्रसार हमने शॉर्ट तरीका भी होता है, हर को देखकर, जैसे 2 इन m गुना 5 के पावर n, इस फॉर्म में अगर q आता है तो वो एक शांत होता है दशमलव प्रसार, और अगर इस रूप में नहीं होता है बटा में तो वो अशांत आवृत्ति होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन में भी देख लेंगे अगर यहाँ पे नहीं होगा तो। और यहाँ पे अगला है आपका अनफसानी, मतलब आसान तो होगा ही लेकिन अनावर्ती होगा। अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना, मान हर बार चेंज होकर आएगा। तो ये जो होता है ये अपरमेय संख्या होता है। जो भी संख्या होते हैं ये अपरमेय संख्या होते हैं, क्योंकि अपरमेय संख्या का ही मान दशमलव के बाद रिपीट नहीं होता, बार बार बदल कर आता है, और अशांत भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये अशांत होता है मतलब कि कटेगा ही नहीं, और अनावर्ती मतलब कि रिपीट नहीं होगा, ठीक है, रिपीट नहीं होगा, बार बार मान बदल कर आएंगे दशमलव के बाद। तो इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी शेष की पुनरावृत्ति ही नहीं होगा, यानी ये शेष का पुनरावृत्ति अगर होगा तो हम लोग उतना ही बार में तो लगाएंगे। तो इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होता, शेष भी चेंज होकर आएगा हम लोग, और दशमलव के बाद भी जो संख्या भी लगाएंगे वो भी अलग बार, मतलब दूसरे तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको हम यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो क्योंकि केसी सिन्हा है तो इसमें ये सब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसका जो हमारा सिंबल लगा हुआ है इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, तो इसको हम लोग उचित उपसमुच्चय बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है, इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर में जो भी है वो इसमें भी है, ठीक है ना, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और जो पूर्ण संख्या में है वो इसमें भी है पूर्णांक में। पूर्णांक को हम लोग जेड से भी सूचित करते हैं, क्योंकि पूर्णांक को वैसे हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं ना, इंटीजर्स बोलते हैं, लेकिन उसको आई से सूचित करने के साथ साथ में हम लोग जेड से भी सूचित करते हैं, क्योंकि जेड कहाँ से लिया गया है, तो एक जर्मन शब्द है जेहलिन, ठीक है ना, एक जर्मन शब्द है जेहलिन, तो वहीं से इसको लिया गया है, ठीक है ना, जेहलिन, जिसका अर्थ होता है गिनना, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गिनना, वहीं से लिया गया है, और इसको हम लोग जेड से भी सूचित करते हैं। फिलहाल इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें भी संख्या, मतलब जो पूर्णांक है, मतलब 0 से 1 2 3 इधर और इधर माइनस में 1 2 3, तो इसमें तो पूर्ण संख्या होगा ही ना, ये वाला टोटल पूर्ण संख्या ही तो रहता है उस प्रकार से। अब ये परमेय संख्या को दर्शाता है, और ये रेशनल नंबर, तो जो भी पूर्णांक है वो सभी परमेय संख्या में होंगे ही, ठीक है, और जो भी परमेय संख्या है वो सभी वास्तविक संख्या में होंगी। तो इस प्रकार से यानी नेचुरल नंबर को हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब यही होता है, नेचुरल नंबर होता है 0 1 2 3 ऐसे, है ना, 1 2 3 ऐसे, लेकिन जो होल नंबर होता है, सॉरी, नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं होता ना, 1 2 3 होता है, लेकिन जो होल नंबर होता है वो होता है 0 1 2 3, तो इसमें देखें 0 नहीं है ना, तो इसमें लेकिन वो चीज़ है जो इसमें है, नेचुरल में है। तो नेचुरल को हम लोग होल लो बोल सकते हैं, होल नंबर, लेकिन जो आपका पूर्ण संख्या है उसको हम लोग नेचुरल नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 है एक ऐसा संख्या जिसको सिर्फ हम लोग यही बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है इसमें, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसको। तो आपका यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय पर समृद्ध संक्रिया। इसका मतलब क्या होता है कि यानी प्रकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो नीचे देखिए, दो प्रकृत संख्याओं का योगफल एक प्रकृत संख्या ही होता है और इसी गुण को हम लोग समृद्ध, जैसे लिखा हुआ नीचे, प्रकृत समुच्चय का योग संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध, इसी गुण को बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो प्रकृत संख्या को अगर हम जोड़ेंगे ना तो वो एक प्रकृत संख्या ही आएगा। जैसे कि कोई भी दो प्रकृत संख्या, मतलब 1 2 3 स्टार्ट होगा, इसी से अनलिमिटेड बढ़ जाएगा। तो जो प्रकृत संख्या होगा उसको आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग को जो भी मिलेगा वो प्रकृत संख्या ही होगा ना। 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 मिला, तो वो बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इस प्रकार से होता है ना। तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब इससे बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, अर्थात प्रकृत संख्या से। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसी गुण को बोलते हैं नेचुरल, यानी कि प्रकृत संख्या के समुच्चय का योग संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध, यानी क्लोज्ड। ठीक है, उसी प्रकार से ये घटाओं में नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग घटाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब कि घटाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो प्रकृत संख्या आएगा। जैसे कि अगर ये 8 होगा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो ये प्रकृत संख्या थोड़े ना। ठीक है, तो घटाओं में नहीं होता है, सिर्फ योग में होता है। और यहाँ पे आपका बोल रहा है दो पूर्णांकों का योग सदा एक पूर्णांक होता है और अंतर भी, योग और अंतर सदा एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक चूंकि माइनस प्लस दोनों में होता है ना, तो यहाँ पे चाहे जितना बड़ी बड़ा किसी में से कोई भी घट जाए, माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए, वो पूर्णांक ही रहेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें जोड़ घटाव दोनों में होगा और साथ में गुना में भी होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए -1 और +5 करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, बिलोंग्स टू किसी इंटीजर्स अर्थात जेड, यानी कि पूर्णांक। तो ये पूर्णांक से बिलोंग ही करते हैं, ये भी तो एक पूर्णांक ही है ना। उसी प्रकार दो पूर्णांक को यहाँ पे जोड़े -2 -3, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5 ही होगा। तो ये बिलोंग्स करता है इंटीजर्स या फिर जेड से सूचित कर सकते हैं। तो ये भी एक। अब घटाओं में देख ले तो घटा भी देंगे, जैसे -3 है उसमें से 3 को घटाएंगे तो -8 आएगा, दोनों सेम हो गया -8, तो ये भी एक पूर्णांक ही है। या फिर 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 आएगा, तो ये भी एक पूर्णांक ही है। यानी जैसे भी हम लोग करेंगे तो वो पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, चाहे जोड़े चाहे जिसमें से जिसको जोड़े घटाएं, ठीक है, पूर्णांक ही आएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्णांक समुच्चय योग है ना, तो समुच्चय योग संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध है, समुच्चय पर समृद्ध संक्रिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जैसे कि नेचुरल था, यहाँ पे पूर्णांक है, तो यहाँ पे पूर्णांक समुच्चय योग संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध, यानी इसी गुण को हम लोग बोलते हैं जो आपका बोल रहा है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर समृद्ध संक्रिया है। तो ये इसी गुण को बोलते हैं कि यहाँ पे प्रकृत संख्या के लिए दो धनात्मक पूर्णांक को अगर हम लोग इस प्रकार से जोड़ते हैं तो वो मतलब प्रकृति संख्या ही आता है। और जब पूर्णांक संख्या को अगर हम जोड़ें या फिर घटाएंगे तो वो वही चीज़ आता है, पूर्णांक ही आता है, तो इसी को बोलते हैं। अब दो पूर्णांकों का यहाँ पे पूर्णांक प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, तो गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक ही होते हैं, और गुना अगर हम प्रकृत संख्या में भी करेंगे तो भी एक प्रकृत संख्या में ही आएगा। तो ये जो नियम है वो प्रकृत संख्या में भी लागू होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रकृत संख्या तो प्लस में ही होता है ना, तो 4 गुना 2 भी करेंगे तो प्लस में ही 8 आएगा, तो 8 आएगा, तो ये भी तो प्रकृत संख्या। लेकिन यहाँ पे हम लोग दो पूर्णांक की बात किया जा रहा है, तो दो पूर्णांक एक -3 एक -3 को अगर -1 और -3 को गुना करेंगे तो ये 3 1 या 3 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 ये बिलोंग्स करेगा पूर्णांक से। ठीक है, तो ये एक पूर्णांक है। या फिर -2 एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक ही है, तो ये दोनों को इंटू करेंगे -14 आएगा, जो भी एक पूर्णांक है, यानी 14 भी एक पूर्णांक ही है। ठीक है, उसी प्रकार से 15 और 0 भी एक पूर्णांक ही है, तो इस दोनों को इंटू करेंगे तो 0 आएगा, जो भी है ये भी मतलब कि एक पूर्णांक ही है। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन और ये आपके लिए बेसिक है। और अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कुछ। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग 1.1 देखेंगे और इसके लिए फिर यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे, आपको कमेंट करना है। ठीक है, कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे 1.1 देखिए, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपको हमने बताया था, इसका मतलब यही होता है जो हमने बताया, मतलब पीछे इसमें बोला पीछे नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण भी लिखना है। ठीक है ना, तो काफ़ी सिंपल यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो जो प्रत्येक पूर्ण संख्या ये होता है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला इधर से जाएगा तो हो सकता है लेकिन उल्टा नहीं होगा। ठीक है ना, तो जो क्योंकि यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 होता है। ठीक है,
1 2 3 होता है, और जो नेचुरल नंबर होता है वो एक ही से स्टार्ट होता है, 1 2 3 होता है। यानी तो प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम लोग यहाँ पे प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्रकृत संख्या बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें जीरो भी है, जीरो है और जीरो एक पूर्ण संख्या है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या, लेकिन प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य हो जाएगा। कारण में क्या लिखना है, क्योंकि कारण में हमने बोल देते आपको लिख लेना, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, उतना हो गया। अब यहाँ पे दूसरा में प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की बात के, हाँ तो होता है परमेय संख्या तो सभी होगा, प्रकृत हो पूर्णांक हो, ठीक है, कुछ भी होगा तो होगा, परमेय संख्या होगा। बोलो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर रेशनल नंबर ना है तो परमेय संख्या, ये तो वास्तविक संख्या, परमेय संख्या ये, तो प्रत्येक पूर्णांक, तो हाँ ये वाला तो होगा ही, इधर से तो चलेगा ही, उल्टा नहीं होगा ना। तो प्रत्येक पूर्णांक में कौन सी आएगा, प्रकृत संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएंगे, ठीक है, दोनों आ जाएंगे। और परमेय संख्या चूंकि माइनस में हो या फिर आपका प्लस में हो, ठीक है, या फिर जीरो हो, तो सबके नीचे तो एक होगा ही। तो प्रत्येक जो भी आपका पूर्णांक होगा वो आपका परमेय संख्या होगा, हमने पीछे भी देखा। तो ये आपका सत्य होगा, क्योंकि एक पूर्णांक का एग्जाम्पल ले लेना आपका, क्योंकि -5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है, तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे तीसरा में प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि परमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है। जैसे डू अगर हम लिखें तो ये तो आपका परमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी होगा, लेकिन सभी पे ऐसा लागू नहीं होता है, क्योंकि परमेय संख्या इस प्रकार से होता है और इसको हम लोग पूर्णांक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये p/q के रूप में है। इसमें तो नीचे हट ही नहीं सकता, 2 थोड़ी हटेगा, ये तो 3/2 है, तो 10/2 ही है ना। तो इसमें बोल रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कारण लिख देना है, क्योंकि 3/2 या कोई भी एग्जाम्पल अपने हिसाब से ले लेना है, 3/2 एक परमेय संख्या है, ठीक है, एक परमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं, ठीक है, ऐसे लिख देना कि क्योंकि 3/2 एक परमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, परमेय संख्या है ना, तो ऐसा नहीं होगा, असत्य होगा। अब यहाँ पे चौथा नंबर में बोल रहा है आपका, यदि कोई परमेय संख्या p/q पूर्णांक है, तो p/q पूर्णांक है, वो परमेय संख्या p/q पूर्णांक है, ठीक है, तो q बराबर होगा प्लस में या फिर माइनस में 1 का, तो ऐसा बोल रहा है। यानी कि कोई परमेय संख्या पूर्णांक है, जैसे कोई परमेय संख्या पूर्णांक, जैसे हम 2 की बात किया जाए तो 2 तो एक पूर्णांक है और साथ में परमेय संख्या और पूर्णांक है, इसके नीचे तो 1 है, यानी q तो 1 है ना, यानी p होता है ऊपर, नीचे q होता है, तो नीचे तो आपका 1 है ना, प्लस में है ना, तो प्लस में 1 तो है, लेकिन सब पे ये लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग अदर एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि 6/2 ले लें, तो ये भी तो एक पूर्णांक है, क्योंकि ये तो कटने के बाद 3 आ जाएगा, तो ये भी तो एक पूर्णांक है। लेकिन क्या इसके नीचे आपका q जो है वो 1 है, प्लस में या माइनस में 1 है, नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 1 है। तो ये आपका जो भी बोल रहा है ना वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा ये सभी पे लागू नहीं होता, सिर्फ 2 अगर हमने लिखा तो उसके नीचे तो है, लेकिन हमने इस प्रकार से अगर लिखा परमेय पूर्णांक, इस प्रकार से परमेय संख्या लिखा, तो ये भी तो एक पूर्णांक है, ठीक है, 3 के इस फॉर्म में आता है, तो ये पूर्णांक ही है। तो क्या इसमें ये जो परमेय संख्या हमने लिया, तो क्या इसके नीचे q जो है वो 1 है, नहीं है, ठीक है ना, तो असत्य, ठीक है। तो हमने देखा कि वहाँ पे 6/2 लिए, तो 6/2 में हमने देखा कि ये तो एक पूर्णांक में यहाँ पे आता है, तो यह असत्य होगा, ठीक है, असत्य तो होगा ही। अब कारण में लिखना है, क्योंकि 6/2 बराबर 3 पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है ना, लेकिन लिख देना है q इज नॉट इक्वल टू +-1, क्योंकि q तो यहाँ पे 2 है। वैसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बराबर 2 एक पूर्णांक है, लेकिन जो q है वो नॉट इक्वल टू +-1, ठीक है, ये क्योंकि कारण में लिख देना। असत्य तो होगा ही, तो असत्य होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित, ये तो हो गया ना, यहाँ पे आप पाँचवा है ना, पाँचवा बोल रहा है कि यदि कोई परमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, ठीक है, p/q अगर पूर्णांक नहीं है मतलब कि इस फॉर्म में तो होगा नहीं,
ये तो परमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक है ना, परमेय संख्या लेकिन पूर्णांक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है पूर्णांक नहीं है। जब ये नहीं होगा तो यहाँ पे बोल रहा है q बराबर प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता। तो जब ये नहीं होगा तो नीचे q एक कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि परमेय संख्या p बाई क्यू पूर्णांक नहीं है, मतलब कि कुछ इस फॉर्म में हो सकता है या फिर इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, इस फॉर्म में हो सकता है। तो ये p बाई क्यू है, तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 है, नहीं है, 1 है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे वही तो बोल रहा है कि अगर पूर्णांक नहीं है तो q जो है बराबर प्लस माइनस 1 के नहीं हो सकता। तो ये सत्य बोल रहा है, ठीक है, ये सही बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा सत्य। कारण ये लिखना है क्योंकि 4/3 पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना, 4/3 पूर्णांक नहीं है, और q इज इक्वल q बराबर प्लस माइनस 1 नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो ये कारण में हो गया, तो ये सत्य है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांक को परमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो सिंपल है, आपको सोल्व लिखना है, और आपका जो सोल्व लिखने के बाद 9 है उसके नीचे 1 कर देना, ये परमेय संख्या हो गया p बाई क्यू। फिर सेकेंड नंबर उसी प्रकार से -13 है तो नीचे 1 कर देना, इसके नीचे भी 1 कर देना, तो ये परमेय संख्या के रूप में हो गया। वहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन के कारण यहाँ पे वीडियो लंबा हो चुका, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड तक ही क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपको सबसे बेस्ट देने की कोशिश ही नहीं बल्कि देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पेंट करते हैं, और जो भी आपका मन में कुछ है तो कमेंट जरूर करें, कुछ भी लिखें बट कमेंट जरूर से करें। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।